हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट चैप्टर जो है सल्तनत पीरियड। ठीक है, और आज हम इस सल्तनत पीरियड में स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कहाँ से ये गुलाम वंश की नींव रखी गई और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो बात करते हैं सल्तनत पीरियड की। सबसे पहले ये मुस्लिम रूल, ये मुस्लिम अटैक कहाँ से होता है? तो सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण इंडिया में होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, और इसने सिंध को कैप्चर किया, सिंध को कनकर किया। ठीक है, कब किया? 712 एडी में, यानी 712 एडी। ठीक है, ये था पहला मुस्लिम इन्वेजन। पहला तुर्क इन्वेजन होता है मोहम्मद गजनवी के द्वारा। और मोहम्मद गजनवी 998 एडी से लेकर 1030 एडी तक लगभग 32 सालों तक 17 बार इंडिया में आक्रमण करता है, 17 बार भारत में आक्रमण करता है। ठीक है, और अपने साथ बहुत सारा धन लेके वापस जाता है, बहुत सारा वेल्थ लेके वापस जाता है। इसका जो मेजर अटैक था जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो था 1025 एडी और 1026 एडी, जो इसने सोमनाथ टेम्पल पे किया और वहाँ से बहुत सारा वेल्थ लेके गया। वेल्थ तो लेके गया ही, उसके साथ साथ सोमनाथ टेम्पल को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया सोमनाथ टेम्पल को। ठीक है, तो ये था पहला तुर्क इन्वेजन जो मोहम्मद गजनवी ने किया था। दूसरा तुर्क इन्वेजन होता है मोहम्मद गोरी के द्वारा। और मोहम्मद गोरी को अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, किसके साथ? बैटल ऑफ टरैन में पृथ्वीराज चौहान के साथ। पहला बैटल ऑफ टरैन जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं 1191 ईडी में, और दूसरा बैटल ऑफ टरैन 1192 ईडी में जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मोहम्मद गोरी ने अटैक किया। क्यों ये अटैक इतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहे? ये तुर्क अटैक्स या मुस्लिम अटैक्स क्यों इतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहे? पहली चीज़, लैक ऑफ यूनिटी इन राजपूताना। राजपूताना में, राजपूत किंगडम में जो यूनिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। वो खुद ही आपस में लड़ते थे, यूनाइट नहीं थे। इस वजह से अटैक करना और जीतना बहुत ज़्यादा आसान था। दूसरी चीज़ कि इनके जो किंगडम्स थे वो बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और ये सारे आपस में लड़ रहे थे। छोटे छोटे पार्ट्स में होने की वजह से इन पर अटैक करना और इनको जीतना काफ़ी ज़्यादा आसान था। तो इस वजह से ये मुस्लिम या तुर्क इन्वेजन्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहे उस टाइम पे। ठीक है, अच्छा, अब मोहम्मद गोरी अटैक करता है और यहाँ पे पहला मुस्लिम डोमिनियन का फाउंडेशन रखा जाता है, यानी पहले मुस्लिम कह सकते हैं रूल का फाउंडेशन रखा जाता है इंडिया के अंदर। और यहाँ पे वो एक स्लीव को, यानी अपने एक गुलाम को गवर्नर बना के जाता है दिल्ली का, और उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होती है स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। ठीक है, अच्छा जी, तो बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में रूल किया 1206 एडी से लेके 1210 एडी तक, यानी लगभग 4 साल। ठीक है, लेकिन इसी 4 साल में उसने बहुत सारी चीज़ें की। ठीक, गवर्नर था मोहम्मद गोरी का, लेकिन बाद में ये यहाँ का राजा बन जाता है, थ्रोन पे बैठ जाता है और ये खुद को राजा घोषित कर देता है। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। कौन कौन सी चीज़ें इसने इंडिया में करी? तो गरीबों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, इस वजह से इसको नाम मिला था, इसको टाइटल मिला था लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब गिवर टू लैक्स ऑफ पीपल, बहुत लाखों लोगों की हेल्प करने वाला। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, यानी कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों बनवाया? क्योंकि एक सेंट थे, एक सूफी सेंट थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी, ठीक है, इनके आप कह सकते हैं उन ऑनर में इसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। लेकिन बीच में ही क्या हो जाता है, 1210 ईस्वी में ये पोलो खेलते खेलते ही सिधार जाते हैं ऊपर। ठीक है, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इसने 2 मस्जिदें बनवाई, एक दिल्ली में जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम, और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा जो इसने बनवाई अजमेर में। ठीक है, इसके कोर्ट में 2 पैट्रोनाइज राइटर्स थे जिनमें से एक का नाम था हसन उल निजामी
और दूसरे का नाम था फखरुद्दीन। ठीक है, तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इनके बाद इनका बेटा गद्दी पे बैठता है, लेकिन अच्छे से रूल ना कर पाने की वजह से उसको डिथ्रोन कर दिया जाता है। और कौन डिथ्रोन करता है इसकी बात करते हैं। तो इनके बेटे कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का नाम था आराम बख्श। क्या नाम था? आराम बख्श। लेकिन आराम बख्श आराम करने में ही लगे हुए थे और सही से रूल नहीं कर पा रहे थे। तो इनके एक गुलाम ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम यानी स्लेव ने उसको डिथ्रोन कर दिया 1211 में। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है। 1 साल के लिए आराम बख्श गद्दी को संभालता है, लेकिन आराम में ही वो टाइम स्पेंड कर दे रहा था। इस वजह से उसका एक स्लेव इसको डिथ्रोन कर देता है, हरा देता है, हटा देता है गद्दी से, और खुद राजा घोषित कर देता है खुद को। कब? 1211 एडी में। ठीक है, और 1211 एडी से 1236 एडी तक उस थ्रोन पे बैठा रहता है। और उस स्लेव का नाम था, उस गुलाम का नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो बेसिकली माना जाए तो ये थर्ड रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, इसने लाहौर से कैपिटल शिफ्ट कर लिया दिल्ली। यानी जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो कैपिटल क्या था? लाहौर। लेकिन शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने लाहौर से उस कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया? दिल्ली में शिफ्ट किया। और इसीलिए माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर अगर कोई है तो वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का कोई रियल फाउंडर है तो वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, अच्छा जी, अब इन्होंने अपने टाइम पे किया क्या क्या? तो सबसे पहली चीज़ कि कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराया। यानी कुतुब मीनार शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना, लेकिन बीच में ही मर जाने की वजह से काम रुक गया। और उसको कंप्लीट किसने कराया? उसको कंप्लीट कराया शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसने स्लेव यानी गुलामों की एक नोबेलिटी क्रिएट की। नोबेलिटी क्रिएट करने का मतलब कि एक अच्छी पोजीशन क्रिएट की, और उसका नाम दिया चालीसा। ठीक है, तो चालीसा में गुलाम रहते थे जो नोबल गुलाम थे, यानी पैसे रुपए वाले गुलाम आप कह सकते हैं कोर्ट में, उनको क्रिएट किया। ठीक है, वो मेजर फैसले लिया करते थे कोर्ट के। ठीक है, दूसरी चीज़, इसने कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। 2 तरीके के कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। पहला सिल्वर कॉइन जिसको ये टाका कहता था, और दूसरा कॉपर कॉइन जिसको ये जित्तल कहते थे। ठीक है, तो टाका और जित्तल, टाका इज सिल्वर कॉइन एंड जित्तल इज द कॉपर कॉइन। ठीक है, इक्तास सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। इक्तास यानी अपने जो भी नोबल हैं या अपने जो भी खास लोग हैं उनको छोटे छोटे लैंड फॉर्म्स दे दिए गए। ठीक है, ताकि वो ईजिली वहाँ से टैक्स या जो भी अर्न कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज़, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लेके आते हैं ये, यानी बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं। अब जो आर्मी थी वो सेंट्रली रिक्रूट की जाती थी, यानी सेंटर से, यानी जो राजा था, राजा के कोर्ट से ही आर्मी को रिक्रूट किया जाता था, और वहीं से उनकी पेमेंट होती थी, यानी वहीं से उनको सैलरी दी जाती थी। ठीक है, तो ये था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। लेकिन 1236 में इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ होने के बाद इसका बेटा बनता है द नेक्स्ट सुल्तान। ठीक है, और इसके बेटे का नाम था रुकुनुद्दीन फिरोज 1236 में। लेकिन इल्तुतमिश ने तबीयत खराब होने की वजह से और मरने से पहले अपनी बेटी को अपना वारिस घोषित कर दिया था। लेकिन उसको थ्रोन पे बिठाने से पहले ही, गद्दी पे बिठाने से पहले ही इल्तुतमिश क्या हो जाता है? मर जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी वाइफ, ठीक है, और कुछ नोबल यानी कुछ पावर वाले लोग जो उसके कोर्ट में थे, वो मिलके रुकुनुद्दीन फिरोज को क्या कर देते हैं? थ्रोन पे बैठा देते हैं 1236 में। लेकिन उसने पहले ही अपनी बेटी को मनोनीत कर दिया था, नॉमिनेट कर दिया था सुल्तान के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इनकी बेटी अपने भाई को क्या करती है? डिथ्रोन करती है, और खुद ही क्या बन जाती है? सुल्तान बन जाती है। और फर्स्ट एवर मुस्लिम लेडी होती है इंडिया में, अभी तक की पहली एवर मुस्लिम लेडी थी जो उस सल्तनत थ्रोन को संभालती है। ठीक है, और उसका नाम आप सभी जानते हैं, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान ने कब से रूल करना स्टार्ट किया? 1236 एडी से 1240 एडी तक, यानी 4 साल सिर्फ। लेकिन इन 4 सालों में उसने बहुत सारी चीज़ें फेस की। ठीक है, क्या क्या चीज़ें फेस की?
तो पहले चीज़ अपने भाई को हटाया थ्रोन से, वो एक बड़ा प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, लड़की होने की वजह से, महिला होने की वजह से उसके कोर्ट के लोग उसको पसंद नहीं करते थे। जितने नोबल्स थे, जितने पावरफुल पर्सन्स थे, वो उसको पसंद नहीं करते थे। तीसरी चीज़, वो एक स्लेव को इन सभी से ऊपर रखती थी, यानी अगर कोई भी फैसला लेना है तो वो अपने एक स्लेव से डिस्कस करके उन फैसलों को लिया करती थी। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, उसके जितने भी छोटे छोटे प्रोविंसेस के गवर्नर होते हैं वो क्या करने लगते हैं, रिवोल्ट करने लगते हैं। ठीक है, रिबेल बन जाते हैं। ठीक है, और एक टाइम पे ऐसा आता है कि भटिंडा का एक गवर्नर होता है जिसका नाम होता है अल्तुनिया। ठीक है, अल्तुनिया इनको इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि इनको वहाँ पे उससे लड़ाई करने जाना पड़ता है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान अपने स्लेव याकुट के साथ निकलती हैं और आक्रमण करती हैं अल्तुनिया पे। लेकिन होता क्या है कि अल्तुनिया याकुट को वहीं मार देता है और रजिया सुल्तान को कैप्चर कर लेता है और शादी कर लेता है। तो रजिया सुल्तान का हस्बैंड कौन, अल्तुनिया। और ये दोनों ही मिलके किधर मूव करते हैं, दिल्ली की तरफ मूव करते हैं और दिल्ली पे शासन करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ बातों की वजह से रजिया सुल्तान को हरियाणा के किसी प्लेस पे, हरियाणा में एक प्लेस है कैथल, वहाँ पे असैसिनेट कर दिया जाता है, पकड़ के मार दिया जाता है 1240 में। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने की वजह से भी 4 साल रूल कर पाई, लेकिन उनका रूल 4 साल से ज़्यादा नहीं चल पाया। अब इसके बाद कुछ पारिवारिक विवादों की वजह से छोटे छोटे टाइम के लिए कुछ रूलर्स रहें। ठीक है, इल्तुतमिश का तीसरा बेटा, ठीक है, बैरम शाह 1240 में राजा बनता है। ठीक है, सुल्तान बनता है और 1242 में मार दिया जाता है। ठीक है, क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि ये काम का रूलर नहीं था, ये नाम का रूलर था, ये नाम का सुल्तान था। ठीक है, लेकिन जब ये सोचता है कि अब हम हमारा तो सिर्फ नाम है, काम तो ये बड़े पोजीशन वाले आदमी कर रहे हैं, यानी मंत्री वगैरह कर रहे हैं, तो इनको हटाओ और थ्रोन को अपने अंडर में ले लो। अपने अंडर में थ्रोन को लेने के चक्कर में इनकी मौत हो जाती है, इनको मार दिया जाता है। उसके बाद रुकुनुद्दीन फिरोज याद है आपको, रजिया सुल्तान का भाई, जिसको रजिया सुल्तान ने डिथ्रोन किया था, उसका बेटा मसूद शाह, ठीक है, अगला राजा बनता है, अगला सुल्तान बनता है। ठीक है, लेकिन गियासुद्दीन बलबान के द्वारा और नसीरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा ये क्या कर दिया जाता है, वहाँ से डिथ्रोन कर दिया जाता है, इसको डिस्पोज कर दिया जाता है, या कह सकते हैं मार दिया जाता है। ठीक है, अगला सुल्तान बनता है नसीरुद्दीन मोहम्मद बनता है 1246 से लेके 1266 तक, लगभग 20 साल के लिए। ठीक है, ये इल्तुतमिश का बेटा था। ठीक है, और ये रूल करता है 20 सालों तक। नॉर्मल डेथ होती है इसकी 1266 में। ठीक है, 1266 ईस्वी में। अब इसके मरने के बाद इसका एक खास आदमी गियासुद्दीन बलबान, किसका, नसीरुद्दीन मोहम्मद का एक खास आदमी, रीजेंट कह सकते हैं, मंत्री कह सकते हैं। ठीक है, क्या कर लेता है, थ्रोन को कैप्चर कर लेता है 1266। ठीक है, और थ्रोन को संभालता है 1287 तक। 1266 में कैप्चर करता है और लगभग 21 सालों तक ये थ्रोन पे बैठा रहता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये क्या करता है, जैसे ये राजा बनता है, जैसे ये सुल्तान बनता है, वो जो चालीसा बनाया था इल्तुतमिश ने, स्लेवों का एक ग्रुप, ठीक है, एक नोबल ग्रुप, हाई अथॉरिटी ग्रुप, उसको क्या कर देता है, ये हटा देता है और पूरी तरीके से थ्रोन की प्रेस्टीज को, पूरी तरीके से थ्रोन के पावर को अपने अंडर ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अब इतना तो इसने काम कर दिया, चालीसा को हटा दिया है ना, तो चालीसा को हटा दिया तो खतरा भी होगा। खतरा किससे होगा? खतरा होगा अपने ही लोगों से। इस वजह से ये स्पाइज यानी जासूसों को क्या करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है, जासूसों को अपॉइंट करता है और हर तरफ भेज देता है ताकि इसको हर जगह की खबर मिलती रहे। नेक्स्ट क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाता है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाता है जो हर मैटर को सुलझाती है, या वो बाहर लड़ाई करने जाना हो या अपने राज्य में ही कहीं कोई रिबेल हो रहा है या रिवोल्ट हो रहा है तो उसको दबाना हो, सप्रेस करना हो, उसमें ये उसकी हेल्प करती थी। नेक्स्ट, इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवानी अर्ज। तो दीवानी अर्ज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था जो गियासुद्दीन बलबान ने अपने टाइम पे बनाया था। ठीक है,
पर्शियन कोर्ट मॉडल से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इस वजह से अपना जो कोर्ट मॉडल इसने रखा, जो कोर्ट में सारे कामकाज होते थे वो पर्शियन कोर्ट मॉडल के हिसाब से हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, इसको एक टाइटल भी दिया गया, क्या, जीले-इलाही, जीले-इलाही, जीले-इलाही। जीले-इलाही का मतलब क्या होता है? जीले-इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, भगवान की परछाई, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें करने की वजह से, ये सारी चीज़ें करते करते उसने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, जिसको उसने कहा सिजदा और पाइबॉस, ठीक है। सिजदा का मतलब सुल्तान के आगे झुको, जब भी सुल्तान आए तुम्हारे सामने उसके आगे क्या करना है, तुमको झुकना है। और पाइबॉस का मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना है, किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान, ठीक है। तो ये था दो चीज़ें थी, सिजदा झुकना और पाइबॉस फीट को चूमना, ठीक है। अब इसके टाइम पे मंगोल क्या होते हैं, मंगोल काफ़ी आक्रमण करते हैं इंडिया के अंदर, तो उनसे निपटने के लिए इसने अपने बेटे मोहम्मद को क्या भेजा होता है लड़ने के लिए। लेकिन अब मंगोलों से लड़ते लड़ते इसका बेटा क्या हो जाता है, उधर ही शहीद हो जाता है, आप कह सकते हैं मर जाता है 1285 में, ठीक है, 1285 में। अब इसका बेटा मर गया तो दुख, और दुख की वजह से ये धीरे धीरे तबीयत खराब होने की वजह से मर जाता है, ठीक है, गियासुद्दीन बलबान। अब गियासुद्दीन बलबान के मरने के बाद 1287 में गियासुद्दीन बलबान मरता है, और उसके मरने के बाद कैकुबत कौन था, गियासुद्दीन बलबान का पोता, क्योंकि बेटा तो मर चुका था मंगोलों से लड़ते हुए, तो गियासुद्दीन बलबान का पोता गद्दी को संभालता है, ठीक है, किसकी हेल्प से, फकरुद्दीन की हेल्प से। वो कोतवाल थे दिल्ली के, ठीक है, और बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र आदमी थे गियासुद्दीन बलबान के। तो वो थ्रोन को संभालता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं, 3 सालों तक वो रूल करता है, और उसको मार दिया जाता है एक लड़ाई में खिलजी फैमिली के द्वारा। और यहाँ पे एंड हो जाती है स्लेव डायनेस्टी। यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का क्या हो जाता है, खात्मा हो जाता है। तो टोटल ऑफ 10 रूलर्स ने स्लेव डायनेस्टी के अंदर रूल किया, और इसके बाद इनको ओवरकम कर लिया, इन पे रूल करने लगे कौन, खिलजी फैमिली। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे खिलजी फैमिली की, यानी खिलजी डायनेस्टी की। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ज़रूर ही आपको अच्छा लगा होगा। तो करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप इजीली जाके उन सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए। और अगर आप कहेंगे इन वीडियोस का एक जो PDF है अगर आपको चाहिए नोट्स के फॉर्म में, तो आई विल प्रोवाइड यू, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो कमेंट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैसी लगी वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, सब कुछ अच्छा होगा। मिलते हैं, गुड बाय, थैंक यू सो मच।